आज क्यों भारत अंग्रेजों के बनाए कानूनों को संविधान से निकाल रहा है? तीनों कानून अंग्रेजों के जमाने से बनाए थे। क्या भारत हर उस चीज को उखाड़कर फेंक रहा है जो अंग्रेजों की या पराधीनता की याद दिलाता है? देश अब लाल किले से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व की घोषणा कर रहा है। कैसे कोलोनाइजेशन ने देश के देश निगल लिए और भारत उससे कैसे बचा रहा? कि कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की और तोड़े देव देवालय शहर मोहल्ले के रे, लाखों मुसलमान की ये माला तोड़ी सब की। और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। भारत आज कैसे अपने आप को डीकोलोनाइज कर रहा है? कौन कौन से कानून हमें आज भी अंग्रेजों का गुलाम बना रहे थे? कैसे नेहरू की नीतियों ने हमें स्वतंत्रता के बाद भी कॉलोनियल हैंगओवर में रखा और क्यों आवश्यक है अपने आप को डीकोलोनाइज करना, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। देखते रहिए आज की ज्यादा खबर। कल भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में रिवाइज्ड क्रिमिनल लॉ बिल रखा और वो लोकसभा में कल पास भी हो गया। और आज जब इस वीडियो का कंटेंट लिखा जा रहा है तब राज्यसभा में इस पर बहस चल रही है। तीनों कानून अंग्रेजों के जमाने से बनाए थे। जैसा मैंने कहा कि 150 साल पुराने कानून। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद गुलामी की मानसिकता और गुलामी के सारे चिन्ह इस देश में से जल्दी मिट जाए और नए आत्मविश्वास के साथ महान भारत की रचना का रास्ता प्रशस्त हो, इस पर आग्रह रखा। इस बिल को प्रेजेंट करने से पहले गृह मंत्री के कुछ शब्दों को सुनिए। सीधे रूप से कहना है, अंग्रेजों ने भारतीय दंड संहिता बनाई थी, उसका उद्देश्य लोगों को दंड देना था। हम भारतीय न्याय संहिता बना रहे हैं और इसका उद्देश्य लोगों को न्याय देना है। अब क्या क्या बदलाव किए गए, तो भारतीय न्याय संहिता इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस करेगी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को रिप्लेस करेगी और भारतीय साक्ष्य संहिता इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस कर देगी। आज भी भारतीय संविधान में हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हमें अंग्रेजों के अधीन दिखाते हैं। यूनाइटेड किंगडम की संसद ने बनाया हुआ कानून आज हम हमारे कानून में विद्यमान है। प्रांतीय अधिवेशन, वो भी अंग्रेजों के जब हम गुलाम थे तब का शब्द है। क्राउन के प्रतिनिधि का सम्मान, लंदन गजेट, ज्यूरी, लाहौर कोर्ट, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, कॉमनवेल्थ, हर मेजेस्टी सरकार, लंदन गजेट के जिक्र, ब्रिटिश क्राउन का दबदबा, इंग्लैंड के न्यायालय और हर मेजेस्टी रोमेनियन और बैरिस्टर शब्द प्रयोग का जिक्र आजादी के बाद भी 75 साल तक होता गया। इन बिल्स के द्वारा कुछ मुख्य परिवर्तन आएंगे, जैसे अभी तक यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को गलत आइडेंटिटी बताकर उसे ल्योर करता है तो उसे दंड का प्रावधान अभी तक तो नहीं था, पर अब दिया जाएगा। जैसे कल ही के एक समाचार थे कि एक व्यक्ति जिसका नाम फैज आलम था, उसने सूरज बनकर एक लड़की को फंसाया और उसके साथ गलत संबंध स्थापित किए। तो अब ऐसे में ये व्यक्ति नहीं बच पाएगा। उन महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की गई है जो शादी के झूठे वादों की वजह से व्यक्ति की पहचान छिपाना चाहती है। इसके अलावा मॉब लिंचिंग की यदि कोई घटना होती है तो उसमें अब फांसी के दंड का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा एक नियम था सेडिशन का, जिसे अंग्रेजों ने ब्रिटिश राज के अगेंस्ट बोलने वालों के लिए बनाया था। वो नियम आज तक ज्यों का त्यों बना हुआ था। कई बार इसे हटाने के लिए लोगों ने लिखा भी था। जेएनयू में जो नारे लगे थे उसके बाद वहां के एक्टिविस्ट्स पर सेडिशन के ही चार्ज लगे थे। अब सेडिशन का ये लॉ हटा दिया गया है, लेकिन सेडिशन के स्थान पर अब देशद्रोह का नियम लाया गया है। दोनों के बीच का अंतर यह है कि राज के अगेंस्ट यानी सत्ता के अगेंस्ट बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु यदि कोई देश के अगेंस्ट या उसकी संप्रभुता के अगेंस्ट कुछ बोलता है या करता है तो उसे दंड दिया जाएगा। सीधे रूप से लिखा गया है कि जो भी भारत की यूनिटी, इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी और सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सिक्योरिटी को खंडित करेगा उसे देशद्रोही माना जाएगा। पहले सीआरपीसी में 484 सेक्शन थे, अब 531 होंगे। 177 सेक्शंस में चेंज हुए हैं, 9 नए सेक्शंस, 39 सब न्यू सेक्शंस और 44 नए प्रोविजन रखे गए हैं। कुछ नियम बनाए गए हैं
और कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं ताकि न्याय शीघ्र मिले। जैसे कंप्लेंट के पहले 3 दिन में एफआईआर रजिस्टर होगी। अभी तक पुलिस चार्जशीट फाइल करने में बहुत समय ले लेती थी, लेकिन अब पुलिस को 180 दिन में चार्जशीट फाइल करनी ही होगी। कुछ लोग कहते हैं कि भाई पहले तो 60 से 90 दिन के बीच में ही चार्जशीट फाइल करनी होती थी, अब 180 दिन कर दिया गया है, तो इससे न्याय शीघ्र कैसे मिलेगा? तो बेसिकली पुलिस चार्जशीट फाइल करने के लिए री इन्वेस्टिगेशन बता देती थी और 60 से 90 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल ना करके एक लंबे समय के बाद चार्जशीट फाइल करती थी। वो अब नहीं होगा। अब यदि पुलिस को री इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसके लिए उसे कोर्ट के ऑर्डर्स चाहिए होंगे। कंप्लेंट के पहले 24 घंटे में एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पुलिस को कोर्ट में देनी होगी। रेप इत्यादि के केस में 1 सप्ताह के अंदर अंदर मेडिकल रिपोर्ट देनी ही होगी। पहले अनेकों दिन लग जाते थे मेडिकल रिपोर्ट देने में। और इन सभी चेंजेस के अलावा यदि कोई अपना क्राइम 30 दिन के अंदर अंदर मान लेता है तो उसे कम दंड दिया जाएगा। ट्रायल इन एब्सेंशिया, इसका भी प्रावधान रखा गया है। यानी जैसे दाऊद मुंबई अटैक करके भाग गया पर उसका ट्रायल नहीं हो पाया क्योंकि वो यहां उपस्थित ही नहीं था, और जब उसने अपना ट्रायल होने के लिए कुछ शर्तें रखी तो वो सरकार ने नहीं मानी। अब उसकी अनुपस्थिति में भी ट्रायल होगा, सरकारी वकील उसे मिलेगा और एक कन्विक्टेड अपराधी जब वो बन जाएगा तो दूसरे देश में होने के बावजूद भी उसे दूसरे देश से बुलाने की प्रक्रिया जो है वो काफी सरल हो जाएगी इन कंपैरिजन टू एक ऐसे व्यक्ति को दूसरे देश से बुलाने की प्रक्रिया जो कन्विक्ट नहीं है, मात्र उसके ऊपर आरोप है। लेकिन हर कोइन के 2 पहलू होते हैं। एक दूसरा धड़ा है जिसे इन नियमों में बदलाव जो है वो पसंद नहीं आ रहा है। राजदीप सरदेसाई के साथ बैठे अधिवक्ता कोलिन गोंजाल्वेस, इन्होंने इन नियमों को ब्रिटिश कालखंड से 10 गुना ड्रैकोनियन बताया। ओवैसी ने संसद में खड़े होकर इन बिलों का विरोध किया और कहा अधिकतर मुसलमान ही देशद्रोह के अपराध में अंदर होते हैं, तो ये मुसलमानों को फंसाने की साजिश है। तो भाई एक और इन बिल्स का समर्थन हो रहा है और दूसरी ओर इनका विरोध भी है, पर यह बात तो निश्चित है कि इन बिल्स से डीकोलोनाइजेशन अवश्य ही हो रहा है। लेकिन और क्या क्या किया भारत ने स्वयं को डीकोलोनाइज करने के लिए, वो आगे देखते हैं। डीकोलोनाइजेशन, जिसका सामान्य परिभाषा में अर्थ होता है कि किसी देश द्वारा उसके ऊपर हुए उन उपनिवेशवादी कार्यों का निष्क्रिय करना जो उसके ऊपर पराधीनता के कालखंड में हुए। क्या नए कानूनों का आना दिखाता है कि भारत स्वयं को डीकोलोनाइज कर रहा है? नए बिल जो संसद में रखे गए वो आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर आ रहे हैं, जिनके आधार पर भारत की कानून व्यवस्था चलती आई है। कब आए थे ये कानून? इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी ब्रिटिश राज में 1860 में आया था, सीआरपीसी 1882 में आया था और उसमें कुछ परिवर्तन 1973 में किए गए थे, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में आया था। ये कानून 1857 के पश्चात ब्रिटिश राज द्वारा भारतीयों के विरोध को कुचलने के लिए बनाए गए थे, जो 2023 तक भारत की कानून व्यवस्था चला रहे थे। तीनों कानूनों में गुलामियों की निशानी से भरे हुए कानून। सबसे पहले तो इसको ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने पारित किया था, हमने अडॉप्ट किया था। टोटल 475 जगह ये गुलामी की निशानियों को समाप्त कर कर आज हमने एक नया कानून माना। लेकिन क्या इसे डीकोलोनाइजेशन कहा जा सकता है? केवल इसे तो नहीं कहा जा सकता है, इसमें कुछ अन्य कार्यों को भी देखना पड़ेगा। जैसे ये विधेयक कहाँ प्रस्तुत हुए? भारत की नवनिर्मित संसद में, जिसका उद्घाटन सितंबर 2023 में किया गया, क्योंकि पुरानी संसद का उद्घाटन 1927 में लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। और क्या कहा गया था इस नई संसद के उद्घाटन पर, वो देखिए। गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है और संसद की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवन प्रतीक बनी है। संसद भवन मात्र एक बिल्डिंग है, पुरानी हो या नई, अंग्रेजों की बनाई हो या स्वाधीन भारत की, एक आम भारतीय के जीवन में उसका अधिक प्रभाव नहीं होता। हाँ, जो कानून बदले गए हैं उनका प्रभाव हर भारतीय के जीवन में हर रोज होगा। और भारत 2022 में 1500 ऐसे कानून निरस्त कर चुका है जिनमें अधिकांश ब्रिटिश कालखंड के थे। परंतु क्या किसी और स्तर पर भी भारत डीकोलोनाइज हो रहा है? देखते हैं। पहले हर भारतीय को अपने डॉक्यूमेंट्स एक गजटेड ऑफिसर से साइन कराने होते थे। पाकिस्तान में आज भी ऐसा चलता है। ये भी एक कॉलोनियल साइन था और आम जन के लिए अत्यंत कठिन कार्य था। ब्रिटिश राज में इसका कारण भारतीयों पर विश्वास ना होना था। अगस्त 2014 में भारत में
अपने डॉक्यूमेंट्स का सेल्फ अटेस्टेशन लागू किया गया। देश में मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई का माध्यम ब्रिटिश कालखंड से ही अंग्रेजी का रहा। 2022 में पहली बार मध्य प्रदेश में हिंदी में पढ़कर भी अब डॉक्टर बनना मान्य किया गया। यानी पहले जो पढ़ाई मात्र कुछ बच्चे कर सकते थे, अब 100% बच्चे कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश के पश्चात अब उत्तर प्रदेश भी इसे लागू करने जा रहा है। इंडिया गेट वाली राह को राजपथ कहा जाता था। ब्रिटिश राज के राज को दिखाने के लिए यह नाम था। इसे आधुनिक बनाते हुए 2022 में इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया और प्रधानमंत्री का संवाद था कि राजपथ एक पराधीनता का चिन्ह अब इतिहास हो चुका है। भारतीय नेवी के चिन्ह में ब्रिटिश काल से ही क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ सेंट जॉर्ज का क्रॉस आता था। 2022 में छत्रपति शिवाजी की सील से प्रेरणा लेकर इसे पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया गया और नरेंद्र मोदी का इसके बाद संवाद था कि हमने पराधीनता के एक और चिन्ह को हटा दिया है। कभी इंडिया गेट पर जॉर्ज पंचम का बड़ा सा पुतला लगा होता था। 2022 में यहाँ सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को स्थापित किया गया। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह किया जाता है। ब्रिटिश काल से ही इसमें बजने वाली जो धुन है अबाइड बाई मी, ये क्रिश्चियन प्रार्थना की धुन थी और ब्रिटिश कालखंड से ही भारतीय सेना इसका प्रयोग ऐसे उत्सवों में कर रही है जिसमें अधिकांश हिंदू या सिख हैं। 2022 में इसे ए मेरे वतन के लोगो कर दिया गया। अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर ब्रिटिश राज के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों के लिए बनाई गई थी। नाम भी उन्हीं के थे। भारत ने राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय बनाया और इसमें जलने वाली ज्योति के साथ ही अमर जवान ज्योति को भी मिला दिया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कई द्वीप थे जिनका नाम अंग्रेज अधिकारियों के नाम पर था। इनका नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी के कई सैनिकों पर रख दिया गया। ऐसे कई और कार्य हैं जिनमें कुछ प्रभावहीन हैं, कुछ केवल सांकेतिक हैं और कुछ क्रांतिकारी भी हैं। परंतु डीकोलोनाइजेशन पर, खासकर कॉलोनियल कानूनों को हटाने पर भारत सरकार ध्यान लगा रही है और यह स्पष्ट है। लेकिन क्या मिसयूज होता था इन कॉलोनियल कानूनों का, वो आगे देखते हैं। भारत में कुछ ऐसे कॉलोनियल लॉज थे जो अभी तक सरवाइव कर रहे थे और ये बात अपने आप में हास्यास्पद है कि आज के भारत में ऐसे कानूनों का क्या औचित्य। अंग्रेज 1876 में ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट लेकर आए। भारत में एक पुरानी प्रथा थी कि यदि राजा कुछ सही नहीं कर रहा है या लोगों में किसी बात को प्रचारित करना है तो उस सब्जेक्ट के अराउंड एक नाटक तैयार किया जाता था और लोगों को उसके बारे में नाटक के थ्रू जागरूक किया जाता था। लेकिन ऐसे नाटक अंग्रेजों ने 1876 का एक्ट लगाकर बंद कर दिए और ये कानून आज तक भारत के संविधान में मौजूद था। 1953 में एक मलयालम प्ले लिखा गया निंगालेने कम्युनिस्टा की, यानी यू मेड मी कम्युनिस्ट। इस प्ले को बैन कर दिया गया थिरुवनंतपुरम के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा और ऐसे ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। अंग्रेजों ने 1940 में हारमोनियम पर बैन लगा दिया, ये बोलकर कि ये तो विदेशों में बजाया जाता है, तुम भारतीयों की क्या औकात कि तुम इसे बजाओ। 1947 में अंग्रेज तो चले गए पर यह लॉ नहीं गया। इसे जाते जाते 1970-71 तक की वेट करनी पड़ी। ब्रिटिश राज के दौरान भारत के लॉज ब्रिटेन में भी लगे हुए थे और आज वो लॉज ब्रिटेन से तो हटा लिए गए हैं पर भारत उन लॉज को आज भी संजो के बैठा हुआ है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है सेडिशन का। सेडिशन का लॉ उस व्यक्ति पर लगाया जाता है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, देश के अगेंस्ट नहीं, सरकार के अगेंस्ट लोगों को भड़काता है या सरकार को भला बुरा बोलता है और इसका मिसयूज हर सरकार अपने अपने तरीके से करती रही है। पिछले 5 वर्षों में 326 लोगों पर सेडिशन के केसेस लगाए गए और मात्र 6 लोगों पर भी इनके आरोप सिद्ध हुए। सभी सरकारें इस कानून का मिसयूज कर रही थी अब तक। इसके अलावा एक और कानून है जिसका कोई उपयोग नहीं है, वो है ब्लेस्फेमी का, जो ब्रिटेन में भी उस समय बहुत पॉपुलर हुआ करता था। कोई भी यदि बाइबल या क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट लिखता या बोलता, उसे मृत्यु दंड तक देने के प्रावधान थे। अब यह कानून ब्रिटेन में नहीं है पर भारत में है। भारत में ब्लास्फेमी का यह लॉ 1920s में आया जब मुस्लिम समाज ने हिंदुओं के अगेंस्ट 3 पुस्तकें लिखी। एक, कृष्ण तेरी गीता को जलाना होगा,
जिसमें श्री गीता के बारे में और कृष्ण जी के बारे में बड़ा अनाप शनाप लिखा हुआ था। दूसरी पुस्तक थी 20वीं सदी का लंपट महर्षि। इसमें स्वामी दयानंद के बारे में काफी घटिया टिप्पणी थी। और इसके अलावा तीसरी पुस्तक थी सीता का छाला। इन पुस्तकों का उत्तर हिंदुओं ने एक दूसरी पुस्तक लिख कर दिया जिसका नाम था रंगीला रसूल। पर रंगीला रसूल के आते ही मुस्लिम समाज में आक्रोश आ गया और इन्होंने इसके चलते बुक के पब्लिकेशन हाउस के मालिक यानी महाशय राजपाल को मार दिया। तभी से ब्लेस्फेमी का कानून भारत में आया। इस कानून की कितनी आवश्यकता है वो हमें नहीं पता। हमारे विचार में किसी भी धर्म को खुलकर फैक्चुअल आधार पर क्रिटिसाइज करने का अधिकार होना चाहिए, तभी उन धर्मों या मजहबों में बदलाव आ सकता है। और कोई यदि सर्तन से जुदा करने की बात करे तो उसे तगड़ी सजा मिलनी चाहिए। इन कोलोनाइज्ड लॉज को देखने के बाद अब हमें ये देखना चाहिए कि भारत अभी तक डीकोलोनाइज्ड क्यों नहीं हो पाया। प्रश्न ये उठता है कि ये कार्य जो आज हो रहा है ये करने में हमें लगभग 75 वर्षों का समय क्यों लग गया और अभी भी बहुत कुछ बाकी है। ये तो 1950 तक हो जाना चाहिए था। तो इसके उत्तर के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। चलिए एक कहानी सुनते हैं। 1969 में स्वाधीन होने के 22 वर्षों के बाद अचानक से कोलकाता में ब्रिटिश अधिकारियों, अफसरों और वायसराइज की मूर्तियों को हटाया जाने लगा। इनमें से एक लॉर्ड कर्जन की भी मूर्ति थी जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। क्या हुआ था उस समय बंगाल में? पहली ऐसी सरकार आई थी जो नॉन कांग्रेस थी। कोलकाता वो स्थान था जहां इन अंग्रेज अधिकारियों की मूर्तियों पर कोई भी आक्रमण नहीं हुआ था, परंतु भारत में ऐसे भी स्थान थे जहां अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण हो रहे थे। 1947 में देश स्वतंत्र हुआ और 1964 में पहली बार स्वाधीन भारत की धरती पर भारत को लूटने वाले अधिकारियों की मूर्तियों पर आक्रमण किए जाने लगे। दिल्ली में एक बार 1964 में और फिर 1965 में अंग्रेजों की मूर्तियों पर अटैक हुआ, जिसमें एक किंग जॉर्ज पंचम की भी मूर्ति थी, इंडिया गेट के सामने वाली। अधिकांश स्टैचूज ह्यूमन राइट्स को वायलेट करने वाले हिंसक अंग्रेजों के थे। तो इतने सालों के बाद भी भारत में इनका क्या काम था? आंसर जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसी में है, क्योंकि वो इन मूर्तियों को हटाने के अगेंस्ट थे। नेहरू जी की सरकार अपनी गवर्नेंस में भी वही पॉलिसीज लागू करती थी जो ब्रिटिश सरकार करती थी। 1950 से 1970 तक संसद में अनेक बार ये प्रश्न पूछा गया कि ये मूर्तियां आज़ादी के बाद भी भारत में क्या कर रही हैं। तो इन पर नेहरू जी का आंसर होता था कि ये मूर्तियां कई प्रकार की हैं, कई हिस्टोरिकल हैं, कई कलाकृति हैं और कई लोगों की भावनाओं को आहत करती हैं। हमें ऐसी मूर्तियों को हटाना चाहिए जो ऑफेंसिव हैं, वो भी बहुत धीरे धीरे बिना शोर मचाए, ताकि ब्रिटेन को बुरा ना लगे। नेहरू जी के जीवित रहते हुए ये मूर्तियां कभी नहीं हटी और उनकी मृत्यु के बाद जाकर 1964 में जब इन मूर्तियों पर आक्रमण होने लगे तब धीरे धीरे इन्हें शिफ्ट किया जाने लगा। अब आप स्वयं सोचिए कि जब हर किसी को ऑफेंड करने वाली, रोज दिखने वाली मूर्तियों पर ऐसा एटीट्यूड था, तो अंग्रेजों के बनाए कानून या अंग्रेजों की बनाई परंपराएं, उन्हें बदलने पर क्या एटीट्यूड रहा होगा। यही हश्र शिक्षा का भी था। 1964 यानी नेहरू जी की मृत्यु तक वही शिक्षा नीति अपनाई गई जिसे मैकॉले 1835 में भारतीयों के विरुद्ध बनाकर लाया था। 1964 में कोठारी कमीशन को नई शिक्षा नीति का कार्य दिया गया और 1968 में नई शिक्षा नीति आई और इसमें तटस्थ रहने पर विशेष ध्यान रखा गया। कॉलोनियल काल के पूर्ण सत्य को छुपाकर नेहरू जी के बाद भी ब्यूरोक्रेसी, न्यायपालिका, संसद सब उसी प्रकार से चलती रही जैसे ब्रिटिश काल में चलती थी। 1997 तक बजट शाम को 5 बजे पेश होता था संसद में। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश समय से अनुकूलता मैच करता था ये समय। न्यायपालिका में आज भी लॉर्डशिप जैसे शब्दों का प्रयोग होता है और आईपीसी या सीआरपीसी को अब 2023 में बदला जा रहा है। वो कानूनों के अंदर कुछ शब्द थे, मैं जरूर कहना चाहता हूँ। पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम का जिक्र है, प्रोविंशियल एक्ट का जिक्र है, नोटिफिकेशन बाय द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव का जिक्र है। और ये सब ना अकारण नहीं था। नेहरू जी ने 1922 में कहा था कि 10 वर्ष पहले मैं इंग्लैंड से लौटा था। अपने भीतर वहां के पूर्वाग्रह लेकर मैं भारतीय नहीं था, बल्कि एक इंग्लिश मैन था। मैं विश्व को एक अंग्रेज की भांति ही देखता था। मेरे पूर्वाग्रह इंग्लैंड के लिए थे और मैं उतना ही अधिक अंग्रेज था जितना एक भारतीय के लिए संभव हो सकता है। अब नेहरू जी के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग कैसे भारत को डीकोलोनाइज करते हैं, ये बताइए।
इस सब का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि नेहरू जी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बात केवल डीकोलोनाइजेशन की हो रही है। क्या इम्पैक्ट होता है कोलोनाइजेशन का किसी देश पर और कैसे अन्य देशों ने स्वयं को डीकोलोनाइज किया, वो आगे देखते हैं। कोलोनाइजेशन एक ऐसा कुचक्र है जिससे निकलना लगभग इम्पॉसिबल सा है। हमें धन्यवाद देना चाहिए अपने पूर्वजों का जिन्होंने हमारी सिविलाइजेशन को जीवित रखा और आज आपको समय मिल रहा है अपने आप को डीकोलोनाइज करने का। सेंट जेवियर्स ने कभी अपने समय में कहा था कि यदि भारत में ब्राह्मण ना होते तो हम पूरे भारत को क्राइस्ट के कदमों में झुका देते। तो हमारे पूर्वजों ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया और अनेकों यातनाएं सही। क्यों ये मौका ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड को नहीं मिला? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी अबॉर्जिनल ऑस्ट्रेलियंस इस महाद्वीप पर 65,000 वर्षों से रह रहे थे। 1788 में जब अंग्रेज यहाँ पर आए, यहाँ पर लगभग 1.25 मिलियन की अबॉर्जिनल ऑस्ट्रेलियंस की पॉपुलेशन थी। ब्रिटिशर्स ने लगातार 140 वर्षों में 270 मैसेकर्स करे, जिसका नतीजा ये हुआ कि अबॉर्जिनल ऑस्ट्रेलियंस वहां से ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गए। फिर 1910 से 1970 में ऑस्ट्रेलिया में ऐसा दौर आया जब अबॉर्जिनल ऑस्ट्रेलियंस के बच्चे उनके घरों से उठा लिए जाते थे सरकारी तंत्र के द्वारा, जिसे स्टोलन जनरेशन कहा गया। और इस स्टोलन जनरेशन से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने 2008 में जाकर क्षमा याचना की। 2023 में एक ऐसा प्रपोजल रखा गया जिसमें कहा गया कि अबॉर्जिनल्स को ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता दी जाए, यानी मूल निवासियों को वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता दी जाए। परंतु ऑस्ट्रेलिया ने इस प्रपोजल को नकार दिया। ये ऐसा है कि भारत में हिंदुओं को मान्यता ना दी जाए। ऑस्ट्रेलिया ने यूनियन जैक को अपने झंडे से नहीं उतारा। भारत में भी गांधी जी ने इस बात का समर्थन किया था कि अंग्रेजों का यूनियन जैक ही भारत का झंडा बना रहे, थोड़े बहुत एडिशंस के साथ। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन, इन तीनों का झंडा आपकी स्क्रीन पर है। अंतर बताइए। पूरे विश्व में 23 देश या टेरिटरीज ऐसी हैं जिन्होंने यूनियन जैक को अपना झंडा मान लिया। इसका अर्थ है आपने अपने ऊपर शासन करने वाले या फिर अपना शोषण करने वालों के सामने घुटने टेक दिए, उनके सामने नतमस्तक हो गए। ये कोलोनाइजेशन भाषा से लेकर पहनावे तक हर स्थान पर मिलेगी। जो गर्मी में भी आप सूट पहनकर चलते हैं ना, कंपनीज आपको कहती हैं वेयर इज योर बिजनेस फॉर्मल्स। आप समझिए कि अभी तक आपको उस कोलोनियल हैंगओवर से निकलने नहीं दिया गया है। अर्जेंटीना की नेशनल लैंग्वेज स्पेनिश है। कैसे? अमेरिका में सभी लोग अंग्रेजी बोलते हैं। क्यों? ऑस्ट्रेलिया के सभी लोग अंग्रेजी बोलते हैं। क्यों? सोचिए। अफ्रीका की अनेक भाषाएं कहां विलुप्त हो गई, किसी को कुछ नहीं पता। और तो और ये कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। अगले कुछ वर्षों में हम 1500 भाषाएं और खो देंगे, क्योंकि कॉलोनियल हैंगओवर अभी तक नहीं उतरा है। भारत में भी संस्कृत अब बस अवशेषों में बची है। इजिप्ट में इस्लाम है। एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन कहाँ है? ईरान में इस्लाम है। ज़ोरास्ट्रियंस कहाँ हैं? थोड़े से भारत में। यही है कोलोनाइजेशन का असर। पूरी की पूरी सभ्यताएं समाप्त हो जाती हैं, पूरे के पूरे धर्म, भाषाएं, परिधान सब समाप्त हो जाते हैं। पर डीकोलोनाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, वो आगे जानते हैं। डीकोलोनाइजेशन क्यों आवश्यक है, इसे समझने के लिए ये जानना पड़ेगा कि कोलोनाइजेशन क्यों किया जाता है। 1813 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शिक्षा के क्षेत्र से दूरी बनाकर रखती थी, क्योंकि उनका लक्ष्य मात्र धन अर्जित करना था। 1813 में चार्टर्स एक्ट आता है और पहली बार शिक्षा के लिए कुछ धन रखा जाता है। इस एक्ट के पश्चात अंग्रेज अफसरों का एक बड़ा धड़ा ऐसा था जो कहते थे कि भारतीयों को उनकी भाषा में शिक्षा दी जाए। इन्हें ओरिएंटलिस्ट कहा जाता था। और दूसरा एक बड़ा धड़ा ऐसा था जो ये कहता था कि सारी की सारी शिक्षा मात्र अंग्रेजी में की जाए। ऐसे में 1834 में लॉर्ड मैकाले भारत में आता है, कुछ अध्ययन करता है और भारत की शिक्षा के लिए अपने विचार रखता है, जो भारत का चित्र बिल्कुल परिवर्तित कर देते हैं। मैकाले स्पष्ट शब्दों में कहता है कि भारतीयों को अंग्रेजी में पढ़ाया जाए। वो कहता है कि ब्रिटेन के किसी भी एक पुस्तकालय का छोटा सा अंश भी भारत के संपूर्ण साहित्य से बड़ा है। मैकाले फिर आगे कहता है कि जो भी विद्यापीठ पूर्व से संबंध रखती शिक्षा दे रहे हैं उसे ताला लगा दिया जाए, और वो डाउनवर्ड पॉलिसी प्रस्तुत करता है।
क्या होता है इसमें? तो मैकॉले के अनुसार सब अंग्रेजी में पढ़ाया जाए और केवल कुछ लोगों को पढ़ाया जाए, वो फिर आगे अपने आप बाकी के लोगों को पढ़ा देंगे। ऐसा करके क्या करना चाहता था मैकॉले? वो ऐसे भारतीयों का झुंड खड़ा करना चाहता था जो ब्रिटिश हितों की रक्षा करे और ब्रिटेन से वफादारी करे। एक ऐसा झुंड जो भारतीय केवल रंग और रक्त से हो, परंतु नैतिकता, विचारों और समझ में मात्र ब्रिटिश हो। मैकॉले के सुझावों को बिना समय खोए मान लिया जाता है। 1835 में इंडियन एजुकेशन एक्ट आया। 1837 में न्यायपालिका की भाषा अंग्रेजी हो गई। 1844 में अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीयों के लिए सरकारी नौकरी के पद खोल दिए गए। यहां से वो लोग जो अंग्रेजी बोल लिख या पढ़ पाते थे, वो अंग्रेजी नौकरी पाकर अमीर होने लगे और जिन्हें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी वो गरीब। इनके घर में खाने को कुछ नहीं होता था। 1947 में भारत में 80% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। ये कॉलोनाइजेशन था। क्या इसे आज भी आपने फील किया है? क्या आपने कभी देखा है कि एक सामान्य से बर्गर कंपनी के छोटे से रेस्टोरेंट में अनेकों बार अंग्रेजी ना बोल पाने के कारण लोगों को नौकरी पर नहीं लिया जाता, चाहे कितनी भी अच्छी स्किल्स हो? ये शिक्षा का कॉलोनाइजेशन है। जब यह कानून के स्तर पर पहुंच जाता है तो उस सिस्टम का जन्म होता है जहां आम आदमी पुलिस तहसील से डरने लगता है, और जब यह न्याय के स्तर पर पहुंच जाता है तो न्यायपालिका में दशकों तक केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं। केवल इतना सा कारण है डीकोलोनाइजेशन के इंपॉर्टेंट होने का। अदरवाइज हम केवल ऐसी सोसाइटी में रहते रहेंगे जहां अंग्रेजी बोलने वाले को पढ़ा लिखा या सुपीरियर समझा जाएगा, जहां न्याय के स्थान पर केवल तारीखें मिलेंगी और जहां का युवा हीन भावना से ग्रस्त होता रहेगा। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स करके अवश्य बताइए। सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए इस वीडियो को। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो दूसरे वीडियो को अवश्य देखिए जो आपकी स्क्रीन पर इस समय दिख रहा है। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।